मैं कांपता हुआ रामपुर की उस तंग पुलिया को पार कर ही रहा था कि अचानक मेरी आंखों पर एक तेज रोशनी पड़ती है। आंखों के ऊपर हाथ फेरा तो 2 अधेड़ उम्र के आदमी मेरी ओर आ रहे थे। वे चिल्लाए, कौन है वहाँ, कौन है? टॉर्च की तेज रोशनी से मैं उन्हें सही से नहीं देख पा रहा था। जो ही मैंने पुलिया पार की तो उन्होंने मेरा रास्ता रोक लिया। वह खाकी वर्दीधारी पुलिस के 2 गठीले जवान थे। उन्होंने पूछा, कौन हो तुम और रात के 2 बजे यहाँ क्या कर रहे हो? हालांकि यही सवाल मेरे मन में भी उठ रहे थे कि आखिर इतनी रात को ये पुलिस के जवान यहाँ क्या कर रहे हैं। आज से पहले तो मैंने इन्हें कभी नहीं देखा। मैंने बहुत ही सहजता से जवाब दिया, मैं यहाँ के प्रधान खेवट लाल जी का पुत्र हूँ। यह सुनते ही उनके चेहरे पर विस्मय का बोध हुआ। शायद यह नाम उनके लिए नया था। मुझे भी अचरज हुआ कि रामपुर पुलिस स्टेशन में शायद ही कोई पुलिसकर्मी हो जो पिताजी को न जानता हो। आखिर बड़े बड़े अफसर पिताजी के मुरीद जो थे, सभी उनके व्यवहार के गुण गाते नहीं थकते थे। मैंने उन्हें जवाब दिया, मेरा नाम कमल है और मैं शहर के अस्पताल में डॉक्टर हूँ। मुझे अस्पताल में रात की आपातकालीन सेवा देनी होती है, इसलिए मैं रोज रात को गाँव से शहर निकलता हूँ। मेरा जवाब सुन वह दोनों आश्वस्त नजर आ रहे थे तो मैंने भी कुछ चैन की सांस ली, क्योंकि जो भी मैंने उन्हें बताया वह झूठ था। मैं कोई पेशे से डॉक्टर नहीं था और ना ही मुझे कोई रात की ड्यूटी देनी होती थी। हाँ, यह जरूर सत्य था कि मेरा नाम कमल है और मैं रोज रात को यहाँ से गुजरता हूँ। दरअसल यह पुलिया पूरे गांव में शापित पुलिया के नाम से जानी जाती है और आए दिन कुछ न कुछ किस्से और घटनाएं यहाँ घटित होती रहती है। शायद इसीलिए चौकी से इन 2 जवानों को पुलिया की निगरानी के लिए रखा गया हो। मेरे मन में बहुत जिज्ञासा थी इस पुलिया का रहस्य जानने की। कई लोगों से सुना था कि इस पुलिया पर एक काला साया रहता है। मैं भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करता, इसलिए वो रहस्य खोजने हर रात इस पुलिया की तरफ चल देता हूँ। लेकिन आज तक मेरे साथ कुछ भी विचित्र घटित नहीं हुआ। उन दोनों पुलिसकर्मियों ने मुझसे पूछा, आप रोज 2 बजे रात को यहाँ से गुजरते हो, क्या आपको डर नहीं लगता? यह तो मालूम है ना कि यह एक शापित पुलिया है और रात को यहाँ से गुजरने की मनाही है। कल रात पड़ोस के गांव के दूध वाले के बर्तन में दूध की जगह खून निकला। हमने उससे बात की तो बार बार इस पुलिया का नाम लेता है और पसीना पसीना हो जाता है। इसके आगे चूं तक नहीं करता। यह बात तो पता है ना, या इससे भी अनजान हो? मेरे लिए तो यह अचरज भरा था, क्योंकि कल रात 2 बजे मैं यहीं पर था और उस समय तो कुछ ऐसा घटित नहीं हुआ था, तो भला यह कैसे संभव था? शायद मेरे जाने के बाद यह सब हुआ हो। तो मैंने फैसला किया कि मैं कल कुछ देर और ठहर लूंगा इस पुलिया के पास। मैं वापस आया तो पिताजी से आग्रह किया कि आप पुलिया पर से पुलिस हटवा लीजिए, वहाँ पर ऐसा कुछ भी विचित्र नहीं है, यह केवल गाँव वालों का भ्रम है। पिताजी अक्सर मेरी सलाह लिया करते थे तो उन्होंने भी इस पर हामी भरी। मैं तो दरोगा साहब को कब से कह रहा हूँ कि भूत प्रेत कुछ नहीं होता, बेवजह ही सिपाही की तैनाती किए बैठे हैं। इतनी ठंड है, बाहर क्या हाल होता होगा बेचारों का। मैं कल ही उनसे इस बारे में बात करता हूँ। यह कहते ही पिताजी अपने कमरे में चले गए। उन्हें नयापन रास नहीं आता। अपने जमाने की चीजों से उन्हें अत्यधिक लगाव है। शायद इसीलिए उन्होंने कभी अपने कमरे की मरम्मत ही नहीं करवाई। सुबह पिताजी पुलिस स्टेशन गए और पुलिया से पुलिस हटवा कर ही वापस लौटे। दरोगा जी बहुत सम्मान करते हैं पिताजी का, तो बात मान ही ली। दरोगा जी भी बड़े सज्जन इंसान हैं। मेरी उनसे मुलाकात 4 या 5 बार हो चुकी होगी, लेकिन जितनी बार भी मैं उनसे मिला उनके व्यक्तित्व ने मुझे प्रभावित अवश्य किया। अब मैं खुश था, क्योंकि पुलिया पर से कानूनी निगरानी हट चुकी थी और मैं स्वतंत्र होकर उस रहस्य को खोज सकता था। अब इंतजार था तो बस आज की रात का। आज तो मैंने पूरा मन बना ही लिया था कि उस काले साए की अफवाह को दूर करके ही दम लूंगा। मैं बचपन से ही जासूसी किताबें पढ़ने का शौकीन था, इसलिए मेरे लिए यह नई बात नहीं थी। आखिरकार शाम का समय हुआ। माँ ने मेरे छोटे भाई और पिताजी को खाना खिलाया। मैंने और माँ ने भी कुछ देर बाद खाना खा लिया और सब एक साथ सो गए। ठंड इतनी थी कि कुछ देर तक तो पैर गर्म ही नहीं होते थे। पिताजी, माँ और भाई सो चुके थे और मैं कुछ देर तक सोने का नाटक करता रहा। आराम से कंबल सरका कर आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे की कुंडी खोलने लगा, लेकिन कमबख्त गिलास को भी अभी ही गिरना था। कौन है वहाँ? कौन है? पिताजी चिल्लाए। अरे तुम भी ना सो जाइए चैन से। अब यही काम रह गया कि रात को बिल्ली से जाकर लड़ूं। इतनी अच्छी नींद आ रही थी। सत्यानाश, सो जाइए, माँ गुस्से में बोली। मेरी हृदय गति तो बस रुकने को थी कि दोनों दोबारा सो गए। मैंने सावधानी से दरवाजे की कुंडी खोली और बाहर आ गया। आज मुझे उस रहस्य को जानने से कोई नहीं रोक सकता था। एक छोटा सा टार्च लेकर पुलिया को जाने वाले रास्ते की ओर निकल पड़ा। इस रास्ते पर काफी समय से जाता रहा था, लेकिन
लेकिन आज कुछ अलग ही सन्नाटा पसरा था। रास्ते की 2-4 झुग्गियां जिनमें लाइट हमेशा जली रहती थी, आज वह भी नहीं जगमगा रही थी। एकदम सन्नाटा और घना काला अंधेरा। सन्नाटा इतना कि मैं अपनी सांसों की आवाज तक को सुन सकता था। मेरी सांसें, मेरे चलने की आवाज और रात्रि के कीड़ों की सरसराहट। जैसे तैसे मन ही मन गाना गाता मैं पुलिया तक पहुंच ही गया। घड़ी पर देखा तो लगभग 2 बजे थे। मैं मुश्किल से यहाँ आधा घंटा रुकता था और चला जाता था, लेकिन आज यह गलती नहीं दोहराने वाला था। पुलिया के एक किनारे पर सहारा लिया और कमर लगाकर बैठ गया। ठंड बहुत थी, इसलिए सिकुड़ कर ही बैठा रहा। किसी प्रेत आत्मा से अधिक डर तो मुझे जंगली जानवरों का लग रहा था। यह कुछ खुला क्षेत्र था जिसमें कोई भी जानवर मुझे आसानी से देख सकता था। मैंने साहस जुटाया और कुछ गाने मन ही मन में गाने लगा। घड़ी पर देखा तो 3 बजने को था। अब तो सब्र भी मेरी परीक्षा लेने लगा था। मैंने वापस जाने का निर्णय लिया और इसे लोगों का भ्रम समझकर घर की ओर चलने को उठा ही था कि अचानक मेरे कानों ने एक अजीब सी सरसराहट सुनी। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो कुछ भी नहीं था। पहले तो मैंने इसे किसी छोटे जानवर की सरसराहट समझा, लेकिन धीरे धीरे यह और नजदीक से आने लगी। मैंने अपनी मुट्ठी कस ली। मेरा पूरा चेहरा पसीने से तर हो आया था। अब मैं स्वीकार कर सकता हूँ कि मैं बहुत ज्यादा डर गया था। मन में शंका थी कि यह कोई जानवर है या कुछ और। मैंने एक पत्थर उठा लिया। कौन है वहाँ? जो भी है सामने आओ। मैं तुमसे नहीं डरता, आओ मेरा सामना करो, मैंने कांपते हुए कहा। मैं जैसे ही सरसराहट के कुछ नजदीक जाता तो वही सरसराहट किसी दूसरी दिशा से आने लगती। अब तो वहाँ से भागने के सिवा मुझे कुछ नहीं सूझ रहा था। सरसराहट बंद हुई तो पुलिया के नीचे से किसी लड़की की रोने की आवाज सुनी। वह आवाज किसी लड़की की थी या औरत की, यह समझने का समय मेरे पास नहीं था और न ही दिमाग इतना सोच पा रहा था। मैं तो बस पुलिया के ऊपर चढ़कर उसे नीचे की ओर ढूंढने लगा। पुलिया के नीचे देखने पर कोई नजर नहीं आ रहा था। मैंने हाथ में रखा पत्थर आवाज की ओर फेंक मारा। अचानक मेरे पत्थर फेंकते ही वह आवाज अब हंसी में बदल गई। वह हंसी इतनी भयानक थी कि मेरे हाथ पांव फूलने लगे और फिर वही सन्नाटा पसर गया। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था और सांसें बहुत तेज गति से चल रही थी। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ आखिर ये हो क्या रहा है। मैंने वहाँ से भागने की ठानी। भागते हुए पुलिया पार की और जैसे ही मैं कुछ आगे बढ़ा, मेरा पाँव किसी चीज से टकराया और मैं गिर पड़ा। देखा तो वहाँ कुछ नहीं था जिससे मैं टकरा जाता। संभवत यह भी उसी साय का काम था और फिर सहसा उसी आवाज ने मेरे कानों पर एक बार फिर दस्तक दी। इस बार उसके रोने में कुछ गुस्सा था, जैसे वह खुश नहीं है मेरे यहाँ आने से। आवाज धीरे धीरे भारी होती रही और मेरी सांसें भी। आवाज किसी महिला या लड़की की नहीं बल्कि एक पुरुष की आवाज बन चुकी थी। मुझे पता था मैं इसकी इच्छा के बिना यहाँ से नहीं निकल पाऊंगा, सो मैंने पुलिया के नीचे जाने का फैसला किया। मैंने टॉर्च को उस तरफ किया और नीचे उतरने लगा। वह आदमी कुछ धुन गुनगुनाने लगा। मुझे नहीं पता मुझे उस समय क्या हो गया था, लेकिन स्वयं के वश में नहीं था। वह धुन मुझे मंत्रमुग्ध कर रही थी और अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। इसके आगे मुझे कुछ याद नहीं। बस जब मैंने स्वयं को सम्मोहन से मुक्त पाया तो मैं अलग ही जगह पर था। एक घना जंगल जो इससे पहले मैंने कभी नहीं देखा था। से पेड़ रामपुर में तो छोड़िए, रामपुर के बाहर भी नहीं देखे थे मैंने। यह मैं कहाँ आ गया, मन ही मन सोच रहा था। मैं चिल्लाया, मुझे बचाओ, कोई तो मुझे बचा लो। क्या कोई है? मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं यहाँ कैसे पहुँचा। वह औरत की आवाज किसकी थी और वह आदमी? यह सब कुछ किसी दूर स्वप्न जैसा था। यह सोच ही रहा था कि वह धुन फिर सुनाई देने लगी। वह भी सिर्फ आदमी की आवाज में नहीं बल्कि अब वह औरत भी उसका साथ दे रही थी। मैं समझ चुका था कि मेरे आसपास एक नहीं दो आत्माएं भटक रही थी या उससे भी ज्यादा। इस बार उस धुन ने मुझे सम्मोहित नहीं किया। मैं पूरे होश में उनकी कराहती आवाज में वह धुन सुन ही रहा था कि अचानक मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा। तुरंत पीछे मुड़ा तो अवाक रह गया। मैंने देखा। कहानी जारी रहेगी, अगला भाग जल्द ही आ रहा है।